हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज टॉक। आज नॉलेज टॉक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग ये डिस्कशन क्यों करें, क्या ज़रूरत है डिफ्रेंशिएट करने की स्कूल बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमने अपने लंबे एक्सपीरियंस में एजुकेशन के फील्ड में ये देखा है कि बहुत सारे तरह के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहे हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली इसको डिवाइड किया जाए तो 4 तरह के बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं। मैं स्कूल लेवल के बाद का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो कैटेगरी होता है उसमें बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस सुपर डुपर, बोर्ड एग्जाम का भी वो चैम्पियन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो उसका भी वो सुपरस्टार होते हैं। यानी अगर हम कहें तो पढ़ाई की दुनिया का वो सचिन तेंदुलकर है या फिर विराट कोहली है। जैसे इन सारे प्लेयर को चाहे आप टेस्ट में खिला लो, वनडेयर में खिला लो, T20 में खिला लो, हर जगह पे इनका सुपर डुपर परफॉर्मेंस होता है। उसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि हर जगह पे परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अब दूसरी जो कैटेगरी है इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे स्ट्रीम पे ये बच्चे होते हैं। तो ये कैसे बच्चे होते हैं जिनका कि ना तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस है, स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि सिर्फ एस्पायरेशन हो या फैमिली का प्रेशर हो या फिर सोसाइटी का इस तरह का थिंकिंग हो कि एक पार्टिकुलर प्रोफेशन में जाएगा, ये पार्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देगा तभी ये कुछ लाइफ में अच्छा कर सकता है। ये परसेप्शन हो सकता है सोसाइटी का भी। तो इन सारे कारणों से ये सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी सुपरस्टार वाली कैटेगरी, और एक दूसरी कैटेगरी जिसमें कि बच्चे का कहीं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे हम एक लेवल लगा देते हैं बच्चों को। यानी कि पहला बच्चा जो कि फर्स्ट कैटेगरी का है वो हर जगह अच्छा करेगा, और जो दूसरी कैटेगरी का बच्चा है वो शायद कहीं पे कुछ कर नहीं पाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑलमोस्ट ये क्लियर रहता है कि बहुत अच्छा उसका रिजल्ट नहीं होने वाला है अनलेस एंड अनटिल उस तरह का एक कैरिज्मेटिक परफॉर्मेंस उसका शुरू हो जाए और कहीं से एकदम उस तरह का स्पार्क मिले कि सडन रेडिकल चेंज उसके अंदर आ जाए। चांसेस ये होता है कि आगे भी वो बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन ये तो दो एक्सट्रीम की बात हो गई। अब क्या है कि इसके बीच की दो कैटेगरी होती है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। वो तीसरी कैटेगरी का स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका कि स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस, बोर्ड एग्जाम में भी सुपर डुपर परफॉर्मेंस 92-95% लेके ये आते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता। जो भी इंटरनल टेस्ट होता है उसमें उसका मार्क्स डिटोरिएट करता है और वो कभी कभी तो 40, 45, 30 तक भी पहुंच जाता है। तो वो काफ़ी डिलेमा में होता है, आखिर क्या रॉन्ग हो रहा है। दूसरी तरफ एक चौथी कैटेगरी का भी स्टूडेंट होता है जो कि बहुत अच्छा उसका स्कूलिंग नहीं रहा है, स्कूल में एवरेज परफॉर्मेंस, बोर्ड एग्जाम में भी एवरेज परफॉर्मेंस, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो लोगों को सरप्राइज होता है कि ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया। हो सकता है कि उसका जो कॉम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड हो, यानी कि ये उस कैटेगरी का प्लेयर है वीरेंद्र सहवाग या फिर ऋषभ पंत जैसा, कि वो टेक्स्ट बुक शॉट नहीं लगाता है, बॉल को मेरिट पे खेलता है। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन की बात आती है तो इस तरह से सिलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये चौथी कैटेगरी है। तो ये तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी, जिसमें कि तीसरी कैटेगरी में यानी कि बच्चे का बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, और चौथी कैटेगरी जिसमें कि बोर्ड में एवरेज परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस। इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों कैटेगरी के बच्चे में पोटेंशियल तो है, लेकिन एक का है कि अप्रोच में कहीं ना कहीं दिक्कत है और दूसरे में क्या है, थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी है। तो ऐसा होता क्यों है, इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जाम का क्या पर्पस होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या पर्पस होता है। बोर्ड एग्जाम का पर्पस एक जनरल असेसमेंट करना होता है स्टूडेंट्स का, चाहे आप बाद में कोई भी करियर चूज़ करें, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फैशन डिज़ाइनर बने, चार्टर अकाउंटेंट बने, या फिर MBA प्रोफेशनल बने, टीचर बने, पॉलिटिशियन बने, या फिर बाबा बने, यानी कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम तो आपको देना ही होगा। इसीलिए उसका जो पैटर्न है वो इस तरह का है जो कि सारे तरह के स्टूडेंट का असेस कर ले, उसका जज कर ले कि एक बेसिक क्राइटेरिया जो एजुकेशन का होता है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या पर्पस होता है कि आप कोई भी कंपटीशन होता है वो एक खास तरह का प्रोफेशन जब कोई भी बच्चा चूज करता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए होता है, या तो फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है कि उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे, या फिर जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि एक पार्टिकुलर प्रोफेशन आपने चूज किया, अब उसमें सिलेक्शन होगा तो आपको वो पार्टिकुलर जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर बात क्या होता है, बात होती क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो क्या आपका राइट एप्टीट्यूड है या नहीं है, आपका राइट बेंट ऑफ माइंड है या नहीं है, आपको इंटरेस्ट उस फील्ड में है या नहीं है, नॉलेज सफिशिएंट उस फील्ड का है या नहीं है, यानी कि रिक्वायर्ड नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ स्किल सेट है या नहीं है, उस तरह का टेम्परामेंट है या नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया को अगर हम जज कर सकते हैं तो उसका एक जनरल असेसमेंट नहीं हो सकता। डिफरेंट एग्जाम होगा उसका, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा एक पार्टिकुलर प्रोफेशन का। इसीलिए डिफरेंस जो होता है वो ह्यूज होता है बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सारे डिफरेंस को तो यहाँ पे डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन ब्रॉडली अगर हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक कैटेगरी में रख दें और बोर्ड एग्जाम को एक दूसरी कैटेगरी में रख दें तब फिर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन डिफरेंस क्या है, ब्रॉडली कितने तरह के डिफरेंस हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो ये कि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होता है लेकिन मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब कि फैक्ट्स, फिगर, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है वो उसमें मिल जाएगा। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया है, साथ ही साथ अगर आपने बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पैटर्न को एनालाइज कर लिया है, उसका क्वेश्चन को देख लिया है, कुछ मॉक टेस्ट कर लिया है, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो एप्लीकेशन किसी भी कॉन्सेप्ट का
एप्लीकेशन तो बहुत ब्रॉड होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके टेक्स्ट बुक में वो मेंशन्ड है। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है, अगर आपने उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस की है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर होता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अब सब्जेक्टिव पेपर के साथ क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर में राइटिंग स्किल इम्पॉर्टेंट होता है, आपका लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट होता है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप को कितने वर्ड्स में करना है, लॉन्ग आंसर टाइप को कितना डिटेल में डिस्कस करना है, ये सारे की चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही साथ सब्जेक्टिव पेपर में एक स्टेप मार्किंग का भी स्कोप होता है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं, तो अगर आपने 2 स्टेप सही किया है तो यू आर लाइकली टू गेट 2/3 मार्क्स, और अगर आपने एक भी स्टेप ठीक किया है तो एटलीस्ट 1/3 मार्क्स तो आ ही जाएगा। जबकि कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें स्टेप मार्किंग का कोई चांस नहीं है, राइटिंग स्किल का कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव पेपर में एक ह्यूमन फैक्टर भी काम करता है, यानी कि क्योंकि चेकिंग जो होती है वो टीचर के द्वारा होती है, तो टीचर कभी कभी लिबरल भी होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट पास मार्क्स तो दे ही देते हैं, बच्चे ने लिखा तो है एटलीस्ट, ये फैक्टर काम करता है। कभी कभी नेगेटिव भी होता है इसका इफेक्ट, लेकिन एक ह्यूमन फैक्टर काम करता है इन केस ऑफ सब्जेक्टिव पेपर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी भी तरह का कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। अगर आपका टेस्ट OMR शीट पे हुआ है तो उसको भी OMR स्कैनर स्कैन करेगा, उसका रिजल्ट आएगा। अगर CBT मोड या ऑनलाइन हुआ है टेस्ट, तो उसका तो फिर कैलकुलेशन इंस्टेंटली हो जाता है, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, परसेंटाइल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, और उसका किसी भी तरह का आपको नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आपके रिजल्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो वैसे तो देखने में बच्चों को इजी लगता है, लेकिन ये बहुत ही डाइसी होता है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझे, उसका लैंग्वेज अगर आप ठीक से नहीं समझे, अगर ऑप्शन को ठीक से एनालाइज नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अगर सिंपल सा कैलकुलेशन एरर भी हुआ तो आपको हो सकता है कि 1 मार्क्स आपका लूज करना चाहिए, यानी कि वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स काउंट होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर मीन्स MCQ मीन्स क्वेश्चन 1 ऑप्शंस 4। अगर हम गब्बर सिंह के लैंग्वेज में बोले तो बहुत नाइंसाफी है, क्वेश्चन 1 ऑप्शन 4, उसमें भी कंफ्यूजिंग। तो ये मामला होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब तीसरा क्या होता है कि इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम उसका जो पैटर्न होता है वो एक सेट पैटर्न होता है, यानी कि 20% प्रैक्टिकल होगा, 80% थ्योरी होगा, फिर थ्योरी में सर्टेन परसेंटेज ऑब्जेक्टिव का होता है, फिर सब्जेक्टिव का होता है, इतने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, इतने सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इस साल ईयर 2023 में CBSE 10th बोर्ड में कुछ पैटर्न में चेंजेस आया। उसमें ये हुआ कि जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से था कि 40% ऑब्जेक्टिव, 40% सब्जेक्टिव, और 20% जो क्वेश्चन है
वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन जो आप करते हैं रियल लाइफ में, ये सारे चीज़ का एनालिसिस होगा और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो भी पैटर्न एक बार अगर सेट हो गया तो वो ईयर आफ्टर ईयर उसका रिपीटेशन होता है, कोई चेंज फिर नहीं आता है। नॉर्मली यही चीज़ देखा गया है अगर हम पूरे हिस्ट्री को एनालाइज करें बोर्ड एग्जाम का। तो दूसरी तरफ इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी चैप्टर अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल बहुत क्वेश्चन आया, हो सकता है इस साल उसमें उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आए। और कभी कभी तो पैटर्न का भी पता नहीं चलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें जेईई एडवांस्ड, तो उसमें तो आफ्टर एवरी 2 years बिल्कुल पैटर्न भी चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फुल मार्क्स, ये भी डिफर करता है। इनफैक्ट जब तक किसी भी पार्टिकुलर ईयर का इंफॉर्मेशन ब्रोशर नहीं आ जाए, आपको पैटर्न का कोई क्लू नहीं मिलने वाला है। वो क्योंकि हर साल अलग अलग आईआईटी इसका कंडक्शन करता है जेईई एडवांस का, इसीलिए आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा कि इस साल का पैटर्न क्या होने वाला है। जब इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है जिसमें कि वहाँ के एग्जामिनेशन अथॉरिटी ये डिसाइड करते हैं कि पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, कितने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कितने इंटीजर वाले क्वेश्चन होंगे, कितने न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे, कितने सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, कितने 2 ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे चीज़ों का डिसीजन जो होता है वो वहाँ के एग्जामिनेशन अथॉरिटी करते हैं, जो कि ईयर आफ्टर ईयर चेंज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कांट एक्सपेक्ट अ सेट पैटर्न, यानी कि कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है। अब चौथा जो डिफरेंस होता है बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ये कि बोर्ड एग्जाम में एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस देखा जाता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटिव परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस क्या है और रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है? एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है उस टेस्ट के अंदर, वो दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस से अफेक्टेड नहीं होता है। ये आपका अपना अचीवमेंट है। अगर आपको 95% बोर्ड में आया है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि और सारे बच्चों को क्या परसेंटेज आया है। हो सकता है आप ही के क्लास के बच्चों को 10 और बच्चों को 95% आए, या उससे अबव आए या उससे बिलो आए, उससे आपके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने अगर 5% अगर अचीव किया है तो ये आपकी अचीवमेंट होगी। उसको अगर हम क्रिकेट की एनालॉजी में समझें तो वो इस तरह से है कि अगर किसी मैच में विराट कोहली ने एक सेंचुरी लगाया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेम मैच में रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी लगाया और हार्दिक पांड्या ने भी सेंचुरी लगाया। ये क्रेडिट कि विराट ने सेंचुरी लगाई है वो उससे कोई नहीं ले सकता। ये उसका अचीवमेंट होगा और उसके रिकॉर्ड में ये चीज़ ऐड हो जाएगा। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है। रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब क्या कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, सफिशिएंट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि अदर स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा। सपोज करें कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर कट ऑफ मार्क्स 450 है और आपका मार्क्स 449 है तो भी सफिशिएंट नहीं है, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। यानी कि अगर हम इसको क्रिकेट के एनालॉजी में देखें तो कैसे देखेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने किसी 50 ओवर मैच में 350 स्कोर किया है और इंडिया ने 349 स्कोर किया है, तो विनर जो होगा वो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। इंडिया विनर नहीं हो सकता है, जबकि इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, तब तो 349 मार्क्स, अल्टीमेटली एक ही मार्क्स का तो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस अगर बोर्ड एग्जाम में रहता है कि सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का डिफरेंस रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स के डिफरेंस पे 1000 एंड 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं, वो आपके रैंक को काफ़ी पीछे कर सकते हैं। और ये तो हो गई बात फोर्थ डिफरेंस, absolute performance in case of board examination and relative performance in case of competitive exam। अब फिफ्थ एंड लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम में there is no negative marking, while in case of competitive exam there is a negative marking। अब ये नेगेटिव मार्किंग कितना डेंजरस चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 4 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स आपके फाइनल स्कोर से डिडक्ट हो जाएगा। अब सपोज करें कि 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन करेक्ट किया है, देन हाउ मच मार्क्स ही विल गेट? 94 are 360। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट बी जो है उसने भी 90 क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो उसका करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए मार्क्स कितना आ जाएगा? 360। लेकिन उसने एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, यानी कि 90 की जगह वो 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, और वो जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो रॉन्ग हो गया। तो अब क्या होगा कि 1 मार्क्स उसका टोटल स्कोर से यानी 360 मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा, तो उसका फाइनल स्कोर क्या होगा? 359। तो ये 359 अगर उसका हो गया तो 1 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। तो 1 मार्क्स का डिफरेंस तो आप समझ ही रहे हैं कि उससे कितना कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि जब स्कोर लेवल भी हो जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक हेल्दी मार्जिन रखना पड़ता है। अगर आपका जो कुछ भी टारगेट है, अगर आप टारगेट आपका सिलेक्शन है तो उसमें भी आप ये कोशिश करें कि मेरा मार्जिन जो है वो हेल्दी रहे, बॉर्डर लाइन पे नहीं रहे। अगर आप स्टेट टॉपर हैं या फिर नेशनल टॉपर हैं तो उसमें भी अगर आपका इस कंडीशन में स्कोर चला जाता है जहाँ की दूसरे बच्चों के साथ टाई अप हो जाता है, तो एक टाई ब्रेकर होता है, यानी कि आपका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स देखा जाता है कि कम है या ज़्यादा है। अगर उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा मार्क्स होगा इन केस ऑफ टाई अप ऑफ मार्क्स, तो वो बच्चा टॉपर होगा, या सिलेक्शन के केस में उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये मतलब अगर हम देखें तो वही बात हो गई कि जैसे 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड स्कोर लेवल हो गया, तो फिर सुपर ओवर से डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप का चैंपियन एक ओवर से डिसाइड हो रहा है, लेकिन ये रूल है तो है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी तो पिछले साल यही हुआ था। अर्जेंटीना और फ्रांस फाइनल में 90 मिनट्स तक दोनों का स्कोर लेवल, 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें भी स्कोर लेवल, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट से अर्जेंटीना वाज द विनर एंड फ्रांस वाज रनर अप। तो जो रूल है उसको तो आपको फॉलो करना ही करना है। तो ये नेगेटिव, मेरे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से कितना इम्पैक्ट हो सकता है। आपका सिलेक्शन होते होते रह सकता है, आप स्टेट टॉपर होते होते रह जाएंगे, नेशनल टॉपर होते होते आप रह जाएंगे, अगर आपका कंट्रोल नहीं है नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फॉर एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आपके करियर को बिल्ड करने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।